करें स्टार्ट। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला टॉपिक आता है इनर्शिया। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट स्टेज टू रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन। एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, सीधी जा रही है तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनर्शिया की डेफिनेशन है। अगर इसमें एक्स्ट्रा वर्डिंग ऐड कर दूं, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन बन जाएगी। तो शॉर्ट में कहें, इनर्शिया को चेंज सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स कर सकती है। ठीक है, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो इसे हम नंबरों में नहीं बता सकते, हम बस ये बता सकते हैं इनर्शिया कम होगी या ज्यादा होगी। तो इनर्शिया इंक्रीजेस इफ मास इंक्रीजेस, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा, ठीक है, इनर्शिया होगा। हाईवे पे आपने देखा होगा मैक्सिमम एक्सीडेंट्स ट्रक्स बसेस इनके साथ ही होते हैं, ट्रक्स मेनली। ठीक है, ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है। एक बार ट्रक अगर हाई स्पीड पे है तो आप कितने ही टाइट ब्रेक लगा दो, उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा रुकने में। ठीक है, तो ट्रक अगर रेस्ट पे है तो वो एकदम से स्पीड नहीं पिक कर सकता, जैसे आप गाड़ी को एकदम एक्सेलरेट कर देते हो। ठीक है, ट्रक वैसे एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगी और उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसे एकदम से अपनी स्टेट चेंज करने में। इनर्शिया हमारे पास तीन टाइप की होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल, आपके पास एक मैट है, उसके अंदर डस्ट है, आपने मैट को ऐसे शेक कर दिया, डस्ट उससे अलग हो गई। रीजन, रीजन, ठीक। अब अगेन आपके पास एक बलून है पानी से भरा हुआ, आपने क्या किया, बलून को फोड़ दिया, लेकिन थोड़ी देर तक पानी उसी शेप में रहता है। ठीक है, फिर पानी नीचे जाने लग जाता है क्योंकि उस पर एमजी अट कर रहा है। तो ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही है। अगर आप एक बस में खड़े हैं और बस अचानक से चल पड़ी, तो आपकी बॉडी तो खड़े रहना चाहती है, लेकिन बस चल पड़ी तो आपके लेग्स बस के साथ अटैच है, तो लेग्स एकदम आगे हो जाते हैं और आपकी बॉडी पीछे रह जाती है, इसलिए हमें पीछे झटका लगता है। फिर इसके बाद है इनर्शिया ऑफ मोशन। एक बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। एग्जाम्पल, बस चल रही है तो तुम्हारी बॉडी चल रही है, अचानक से बस वाले ने ब्रेक मार दी है, लेकिन बॉडी चलना चाहती है। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी एकदम से आगे जाती है, चलते हुए बस से कूद गए तो बस की जो स्पीड थी वही हमारी स्पीड रहती है। जैसे अभी अर्थ रोटेट कर रही है कुछ 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अप्रोक्सीमेटली। ठीक, अर्थ अगर एकदम ब्रेक मार दे तो हम सारे टेंजेंशियली उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। जैसे आपने देखा होगा, लॉन्ग जंप लगाने से पहले एथलीट पहले रनिंग करते हैं। एक आप खड़े खड़े जंप लगाओ, दूसरा आप रनिंग करके जंप लगाओ। रनिंग करके जंप लगाओगे तो क्या होगा, ठीक है, आपकी बॉडी मोशन में आ जाएगी। जैसे आप हवा में कूदोगे आपकी बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगी। तो अगर आपकी स्प्रिंटिंग अच्छी है, आप ज्यादा स्पीड पकड़ सकते हो एकदम से, तो आपकी जंप भी लॉन्ग ही होगी। तो लॉन्ग जंप आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करती है अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स। एंड देन वी हैव इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, एक बॉडी जिस भी डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है। जैसे आप किसी हाई स्पीड कार में बैठे हो, मैं कहूँ आंखें बंद कर लो, और फिर कार वाला टर्न ले रहा है, आप एग्जैक्टली बता सकते हो टर्न लेफ्ट लिया गया है या राइट लिया गया है। ठीक है, तो जैसे ही कार वाले ने टर्न लिया वो इस साइड जा रहा है। ठीक, और कोई, हाँ तो अच्छा, लेट जस्ट से हमारे पास एक स्ट्रेट रोड था और एक कार फुल स्पीड से ऐसे चल रही थी, चलते चलते कार ऐसे मुड़ गई। तो यहाँ पे देखो, कार के अंदर क्या है, एक बॉडी है, तो ये बॉडी तो स्ट्रेट जाना चाहेगी, लेकिन कार ऐसे मुड़ रही है तो ये बॉडी यहाँ जाके इस दीवार पे चिपक जाएगी। आई होप आपको पता हो कैसे आप मुड़ जाते हो। तो ये सारे केसेस आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन में। आप एक छोटे से बॉब को, एक पत्थर को बांध के स्ट्रिंग में घुमा रहे हो, तो बॉब सर्कल क्यों कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंशन टाइटनेस स्ट्रिंग की उसे घुमा रही है। लेकिन किसी भी पॉइंट पे लेट जैसे रोप टूट गई तो वो एग्जैक्टली स्ट्रेट जाएगा। ये अलग बात है, थोड़ी देर बाद वो ऐसा आपको दिखाई देगा क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, लेकिन जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग कट होगी उस पॉइंट पे वो स्ट्रेट जाएगा।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास इनर्शिया के। फिर इसके बाद आता है न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। कितने हैं? 3। तो फर्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों? एनीवन? ठीक है, a body at rest remains at rest blah 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 until and unless an external force acts on it। याद आया? लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, बेसिक सी चीज है। जो कोई चीज इंपॉर्टेंट लगे वो बाद में लिख लेना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसे डिफाइन करता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है एक तो इनर्शिया को और दूसरा फोर्स को। कोई प्रॉब्लम? सो व्हाट इज अ फोर्स? ठीक है, अ फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, आपने जितनी भी फोर्सेस पढ़ी होंगी सारी की सारी क्या होती है? या तो पुश होती है या पुल होती है। एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, किसी फोर्स का नाम बताओ, कोई भी, जाने दो। यूनिवर्स में 4 टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं। यूनिवर्स में सिर्फ 4 तरह की फोर्स है। सबसे पहली ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चौथी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यूनिवर्स में बस ये 4 फोर्सेस हैं। बाकी तुम जितनी भी फोर्सेस पढ़ते हो, टेंशन, mg, स्प्रिंग फोर्स, kx, कांटेक्ट फोर्स, कोई भी फोर्स तुम पढ़ते हो, सारे के सारे क्या हैं? इन्हीं के ही एग्जांपल हैं, इन्हीं में ही इंक्लूड हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। सपोज करो तुमने ऐसे 2 पार्टिकल ढूंढ लिए जिनमें ये चारों फोर्स लगती है। तो अगर 2 पार्टिकल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻26 होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10⁻36 होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर 10⁻38 या 39 होगी। ये रेशियो है। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। इनमें प्लीज याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ये इन्फिनिटी तक काम करते हैं। अपने सिलेबस में वीक न्यूक्लियर फोर्स में है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इनके बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, यहाँ एक प्रोटॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन भाग क्यों नहीं जाते? ये रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स से, लेकिन ये अट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स से, और न्यूक्लियर फोर्स सबसे बड़ी होती है। इसलिए बेशक ये रिपेल कर रहे हो, लेकिन इनका अट्रैक्शन इन्हें बांध के रखता है। तो डाउट किसी को? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? 4 टाइप की फोर्सेस हो गई यूनिवर्स में। अब जितनी भी फोर्सेस हैं इनके अलावा, वो सारी इन्हीं के टाइप्स में आती है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम किसको? वेट को। सो फर्स्ट फोर्स इज वेट। वेट आप सबको पता होगा, mg या w। व्हाट इज वेट? एनीवन? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पे जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसका वेट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी को हमने ग्राउंड पे रख दिया, ये मास m, तो अर्थ इसे कैसे खींचेगी? नीचे एक फोर्स से। अर्थ इस पे जो फोर्स लगाएगी दैट इज कॉल्ड इट्स वेट। याद रह जाएगा। तो वेट कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हमेशा। ठीक है, अगर ऐसे दे रखा है, अर्थ बना के दे रखी है, तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगा। अगर ग्राउंड बना के दे रखा है तो हम कहेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमेशा वेट की डायरेक्शन होगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट, और किसी फोर्स का एग्जांपल दीजिए प्लीज। कोई और फोर्स बताओ, इतनी सारी पढ़ रखी हैं। सॉरी, बोलो। सेंट्रीपेटल फोर्स कोई एक्चुअल फोर्स नहीं होती, कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है। कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपेटल बनती है। फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन। ठीक है, तो दूसरी बात करते हैं टेंशन की। सो टेंशन टी। हाँ भाई, फोर्स क्या होती है? फोर्स इज आइदर पुलिंग और स्ट्रेलिंग। नहीं, फोर्स क्या होती है? पुलिंग और पुशिंग। या तो पुल और पुश आपको पता ही है, दरवाजे पे हमेशा लिखा होता है, तुम हमेशा दूसरे वाला ट्राई करते हो। ठीक है, और फिर वो करते हो, बेशक उसके ऊपर पुल पुश लिखा हो, लेकिन समझ में नहीं आता क्या मतलब है। ट्राई करके देख लो किस साइड होगा। सो वेट क्या है? पुल या पुश? खुद की तरफ खींचना इज पुल, धक्का मारना इज पुश। सो वेट इज अ पुलिंग फोर्स। वेट
एक पुल करने वाली फोर्स है। टेंशन क्या है? टेंशन इज ऑल्सो अ पुलिंग फोर्स। एनीवन? टेंशन की डायरेक्शन क्या है? शाबाश, along the string away from body or tangential। टेंशन इज टेंजेंशियल इन डायरेक्शन। देखो ये आपके पास ब्लॉक है, एक ब्लॉक M1 एक ब्लॉक M2। मैंने यहाँ एक फोर्स लगाई F और ये सिस्टम आगे चल रहा है, ठीक है। बताओ बीच में जो स्ट्रिंग है, रोप है, ये टाइट होगी? टाइटनेस इज टेंशन। टेंशन कोई अलग चीज नहीं है, टाइटनेस है। अगर कोई रोप टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, तो हम कहेंगे उसमें टेंशन है। तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ होगी? अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में। बताओ किस डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट? ये एक पुलिंग फोर्स है, खींचेगी, तो ये मास को खींचेगी तो अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन इस डायरेक्शन में होगी। मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ टेंशन किस डायरेक्शन में होगी? लेफ्ट। तो यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में होगी। तो टेंशन क्या है? एक पुलिंग फोर्स है। अब जरूरी थोड़ी ना रोप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में हो, रोप टेढ़ी भी हो सकती है। जैसे ये आपके पास एक रूफ है, आपने रूफ से ऐसे एक चेन लटका दी या एक ऐसे रोप लटका दी, इस सेंस में। अब बताओ टेंशन की डायरेक्शन क्या है? तो इस पॉइंट पे टेंशन, ठीक है, ऐसे होगी टेंजेंशियल। इस पॉइंट पे टेंशन ऐसे होगी टेंजेंशियल। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। तो इस पॉइंट की टेंशन रूफ को नीचे खींचेगी ऐसे, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। अगर आर्क वगैरह आपके पास है तो वहां टेंजेंशियल सरफेस बना के टेंशन आएगी। इसके बाद और फोर्सेस बताइए। हाँ भाई, यूनिवर्स में 4 ही फोर्सेस होती हैं, तो टेंशन कौन सी फोर्स है? टेंशन कौन सी फोर्स है? कौन सी कैटेगरी में आएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स है। टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगर आप किसी चीज को खींचोगे तो उसके एटम्स एक लिमिट से ज्यादा उसे नहीं खींचने देंगे until unless आप उसे ब्रेक कर दो। तो टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आएगी। और फोर्स बताइए कोई प्लीज, एनीवन? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में थोड़ा लास्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ। नेक्स्ट फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स। आई होप आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा। ये आपके पास क्या है? यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, मैंने स्प्रिंग को खींचा, मैंने इस पे फोर्स लगाई, तो ये आगे गया x डिस्टेंस, यहाँ है। तो जब ये आगे गया, मान लो यहाँ एक मास था, मैं उसे आगे खींच के ले गया, स्प्रिंग इस पे कहाँ फोर्स लगाएगा? पीछे। तो स्प्रिंग इस पे पीछे फोर्स लगाएगी, तो स्प्रिंग कैसी फोर्स हुई? पुलिंग। फिर ये मास यहाँ आया, मान लो ये मास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसका x इस साइड है, स्प्रिंग इस पे कहाँ फोर्स लगाएगी? इस साइड। तो ये स्प्रिंग हो गया। तो बताओ स्प्रिंग कौन सी फोर्स है, पुलिंग या पुशिंग? दोनों। स्प्रिंग पुल और पुश दोनों करती है, खुद की तरफ भी खींचती है और खुद से दूर भी करती है पुश। स्प्रिंग कौन सी कैटेगरी में आएगी? स्प्रिंग फोर्स इज अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके। अब हुक्स लॉ याद है? हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ एनीवन? इस चैप्टर में हुक्स लॉ। So the external force acting on the spring is directly proportional to x up to proportionality limit, या माइनस एक्स आना चाहिए? क्या गुम हो गए क्या? सच में क्रैश हो रहे हो? शाबाश बच्चों। हुक्स लॉ सुना है? क्या सुना है? सुना है? आइए, सॉरी बालक, माइनस आना चाहिए लेकिन माइनस नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखो, मैं एक स्प्रिंग को खींच रहा हूं, तो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं जब तो वो आगे जाएगी, लेकिन स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगा रही है। So the spring force or the internal force is proportional to minus x and external force is proportional to x. तो माइनस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस फोर्स की बात कर रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, क्या आएगा बच्चों? एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया।
इसका दूसरा नाम क्या है? स्टिफनेस। नेक्स्ट, वापस आइए प्लीज। अब देखिए, एक बार जरा जल्दी से कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास क्या है? ये एक स्प्रिंग है, ये एक और स्प्रिंग है, ये एक और स्प्रिंग है, और एक और। ये ऐसे स्प्रिंग, सारी स्प्रिंग्स कैसे हैं? सीरीज में, एक के बाद एक। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे इजी होता है सीरीज पहचानना। स्प्रिंग एक के बाद एक मिलेंगे, बीच में कोई नहीं होगा, स्प्रिंग्स लगातार होंगे। तो आपके पास काफी सारी स्प्रिंग्स हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट इनके कितने हैं? K1, K2, K3, Kn। सो याद रखिएगा, हमें क्या करना है, इन सारी स्प्रिंग्स को हटा के एक अकेली स्प्रिंग लगानी है जो उतना ही इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है। फॉर्मूला किसी को याद है? 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस डॉट 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 1/Kn। एवरेज है क्या ये? मीन है? अरिथमेटिक हार्मोनिक किसी ने पढ़ा हो तो? ये एवरेज नहीं है, ये जस्ट रेसिप्रोकल सम है। ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारी स्प्रिंग्स में स्प्रिंग फोर्स सेम होगी। सारी स्प्रिंग फोर्स में टेंशन सेम होगी। नेक्स्ट, इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बो। तो देखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बो में एक्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, एक दूसरी स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग्स को मैंने एक मास से कनेक्ट कर दिया। अब इस मास को मैंने x खींचा, दोनों स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच होंगी? एनीवन? x, दोनों स्प्रिंग x x स्ट्रेच होंगी, तो दोनों का x सेम हो गया, तो ये पैरेलल में हो गई। अब मेरे पास यहाँ एक स्प्रिंग है, यहाँ एक दूसरी स्प्रिंग है, ऐसे कैसे हैं ये दोनों स्प्रिंग? अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे x स्ट्रेच करूंगा तो वो x कंप्रेस होगी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन या कंप्रेशन सेम होगा, तो ये पैरेलल में हो गई। अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में हो तो स्प्रिंग्स को हटा के क्या कर सकते हैं? K1 प्लस K2 प्लस K3, ये ऐसे चलेगा, रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से उल्टा। थोड़ा सा देख लेना, मुझे पता है मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन समझो सारी चीजें रिवाइज करवानी है, चैप्टर पूरा करना है, और कोई चॉइस नहीं है। तो इसे एज अ क्विक रिवीजन ट्रीट करो। आओ वापस। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग। हमारे पास एक स्प्रिंग है, हमने उस स्प्रिंग को काट दिया, ठीक? तो ऐसे सोचो, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, शायद आपने नाम सुना हो। ये आपके पास क्या है? एक वायर है, वायर की लेंथ L, एरिया A, यंग्स मॉडुलस Y। मैं इस वायर को इलास्टिक ट्रीट करके इसे स्प्रिंग मान सकता हूं। तो अगर मैं किसी वायर को स्प्रिंग मान रहा हूं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? YA/L। सो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। छोटी स्प्रिंग ज्यादा टाइट होती है अगर सारी सेम मटेरियल की बनी हुई है तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रहनी चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग हो गई, काफी बड़ी स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया K। देखो हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K। मैंने क्या किया, मैंने इसे कट कर दिया, मैंने कट करके इसके काफी सारे पार्ट बना दिए। तो ये मेरे पास पहला पार्ट है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये दूसरा पार्ट है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और ये लास्ट वाला पार्ट है, स्प्रिंग कांस्टेंट K। सबकी लेंथ सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है? अगर सबकी लेंथ डिफरेंट है तो एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी। मुझे दूसरी इक्वेशन चाहिए। एनीवन? मैं इन K में और इस K में कैसे रिलेशन निकाल सकता हूं, बताइए? तो आप इस फिगर को उल्टा देखिए, आपके पास ये स्प्रिंग थी, अब ऐसे हो गया, बताओ? सारी स्प्रिंग्स सीरीज में हो गई, तो ये ऐसे रिलेटेड होंगे, 1/K इज इक्वल टू 1/K1, 1/K2 और 1/Kn।
तो ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले मिलके कटिंग ऑफ स्प्रिंग को हैंडल कर सकते हैं। ओके, नोट किया जल्दी से। हाँ भाई, और फोर्स बताइए प्लीज। ओके, और कोई फोर्स? बस इतनी ही याद थी। सॉरी, कांटेक्ट फोर्स, शाबाश। फोर्थ फोर्स हमारे पास हो गई कांटेक्ट फोर्स। हाँ भाई, कांटेक्ट फोर्स का दूसरा नाम बता सकते हो? नॉर्मल रिएक्शन नहीं है बच्चे, एग्जैक्टली कांटेक्ट फोर्स और रिएक्शन फोर्स। प्लीज थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना। नॉर्मल रिएक्शन बोला है या रिएक्शन फोर्स बोला है, क्योंकि आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, आओ। कांटेक्ट फोर्स, द फोर्स दैट इज ड्यू टू ऑफ कोर्स कांटेक्ट। अगर मैं दो चीजों को कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं तो उन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स है चारों में से? ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एनीवन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इस हाथ के एटम्स इस हाथ को, ठीक है, अपोज कर रहे हैं, ठीक, तो इनके बीच में फोर्स लग रही है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आप कभी भी किसी चीज को टच नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इनके एटम्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो कांटेक्ट फोर्स कैसी हो गई? कांटेक्ट फोर्स इज अ, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पुलिंग या पुशिंग? ये एक पुशिंग फोर्स है, ये धक्का मार के चीज को भगाना चाहती है, ठीक है। एंड बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इट कम्स ड्यू टू कांटेक्ट। अगर दो चीजों में कांटेक्ट होगा तभी कांटेक्ट फोर्स आएगी, याद रह जाएगा। आइए देखिए, मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पे एक मास है, मैंने इस मास को थ्रो कर दिया। इस मास पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक ग्रेविटी, ग्रेविटी इसे नीचे खींचेगी। क्या ग्रेविटी कांटेक्ट फोर्स है? अगर कोई फ्री फॉल में उस पर भी ग्रेविटी लगेगी, तो ग्रेविटी कांटेक्ट फोर्स नहीं है। तो ये ग्राउंड इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगाएगा? तो ये ग्राउंड इसे ऊपर पुश करेगा और ये ग्राउंड इसे रोकने की कोशिश करेगा। ये इस पे कौन सी फोर्स लगाएगा? फ्रिक्शन। क्या दोनों फोर्सेस में से कोई भी बिना कांटेक्ट के आ सकती है? कभी तुमने ध्यान दिया नॉर्मल और फ्रिक्शन हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं? तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स, ठीक। तो नॉर्मल फ्रिक्शन एक ही फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स ये एक ही फोर्स के कंपोनेंट हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। द एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये वाली चीज थोड़ी सी याद रख लेना। अब वापस आओ, यहां पे देखो, कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट क्या क्या होंगे? सी कॉस लैम्डा क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। सी साइन लैम्डा फ्रिक्शन। तो कांटेक्ट फोर्स का एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का स्क्वायर। प्लीज थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरी बात याद रखने वाली ये है, नॉर्मल और फ्रिक्शन हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। एनसीईआरटी में एक जगह थोड़ा सा गलत दे रखा है वेक्टर फॉर्म में। सो नॉर्मल एंड फ्रिक्शन आर सिंगल फोर्स। ये दोनों एक ही फोर्स है, मल्टीपल फोर्सेस नहीं है, ये एक फोर्स के कंपोनेंट है। ये बात याद रह जाएगी। अब सबसे पहले इन दोनों फोर्सेस में नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन, तो आप देख सकते हो रिएक्शन फोर्स कौन सी होती है? कांटेक्ट फोर्स। उसका नॉर्मल कंपोनेंट ले लो, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ये आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक मास रखा है, तो मास पे एक फोर्स ये आएगी। ये फोर्स क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर। आप देखिएगा, जब भी हम किसी मास पे mg दिखाते हैं तो mg सेंटर से दिखाते हैं, लेकिन नॉर्मल हम हमेशा यहाँ ग्राउंड से दिखाते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड से अराइज हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। दूसरी चीज, नॉर्मल रिएक्शन इज द अपेरेंट वेट फेल्ट बाय अ बॉडी। अगर कोई फ्री फॉल में है, मान लो कोई कूद गया, थोड़ी देर हवा में है, उसे अपना वेट फील होगा? नहीं, किसी पर्सन को अपना वेट फील नहीं होगा जब तक वो हवा में है। ओके,
और क्यों फील नहीं हो रहा? क्या उस पर वेट एक्ट नहीं कर रहा? अरे यार, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है छोटी सी और नीचे यहाँ स्विमिंग पूल है और एक पर्सन यहाँ से कूद ही लगा गया। ठीक, एक पर्सन यहाँ से कूद गया, डोंट वरी। ठीक, पर्सन पे फोर्सेस दिखाओ, सिर्फ एक फोर्स होगी mg, तो ये पर्सन फ्री फॉल में है। ठीक, क्या पर्सन को अपना mg फील होगा? नहीं फील होगा, तो इसका क्या है? नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, तो इसे अपना वेट फील नहीं होगा एंड दैट इज कॉल्ड अपरेंट वेट। इसका वेट है इसीलिए ये गिर रहा है, इसे अपना वेट फील नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, द नेक्स्ट टर्म इज फ्रिक्शन। हाँ भाई, फ्रिक्शन की डायरेक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन, फ्रिक्शन इज अलोंग द सरफेस। ठीक, ये सरफेस के अलोंग होता है। फ्रिक्शन को हम स्मॉल f से डिनोट कर देते हैं, याद रह जाएगा। आइए देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन के टाइप्स क्या क्या टाइप होते हैं? एक स्टैटिक, एक काइनेटिक। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन बॉडी हैज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन। देखो, kinetic friction acts when body has actual relative motion. वन चीज वन टाइम। ये आपके पास मास है, बस रखा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, इस पर फ्रिक्शन आएगा? नहीं आएगा। ना ये मूव कर रहा है, ना ये मूव करना चाहता है। अब मान लो मैंने इस पर एक फोर्स लगा दी, छोटी सी फोर्स, और ये मूव नहीं कर रहा, क्या इस पर फ्रिक्शन है? है। तो यहाँ पे मोशन नहीं है, लेकिन क्या है? टेंडेंसी ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोर्ड पे हाथ रख दिया, अब आप देख सकते हो मैं हाथ को मूव करवाना चाहता हूँ, मूव हो नहीं रहा, दिस इज कॉल्ड टेंडेंसी ऑफ मोशन। यहाँ ये मोशन में आना चाहता है, आ नहीं पा रहा, फिर मैंने इस पर थोड़ी ज्यादा फोर्स लगा दी और ये मूव करने लग गया, तो ये एक्चुअल मोशन है, यहाँ फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक। तो जब बॉडी मोशन में आना चाहती है और नहीं आ पा रही तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक, इसके बाद हैंग कर दिया क्या मैंने? नहीं, काम तो कर रहा है। ओके, मैंने हैंग कर दिया। इट्स ओके, इट्स ओके। अभी भी हैंग है थोड़ा सा, नहीं हो रहा है, देखो चल रहा है, इसका प्रोसेसर स्लो है, क्या करें, कंप्यूटर भी हमसे थोड़े स्लो हैं, कंप्यूटर भी एकदम इतनी इंफॉर्मेशन को लोड नहीं कर पा रहा। नहीं बाहर, थैंक यू। ओके, ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन खुद की वैल्यू एडजस्ट करता रहेगा जब तक है जहां, जब तक कर सकता है ऑफ कोर्स। एंड व्हाट अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड जनरली। अगर आपने सरफेसेस वगैरह चेंज कर दिए, कंडीशंस चेंज कर दी, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। काइनेटिक फ्रिक्शन जब लग रहा है तो मैक्सिमम कांस्टेंट ही लगता है, प्रैक्टिकली कभी कांस्टेंट नहीं लग सकता। आइए, स्टैटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेल्फ एडजस्टिंग। व्हाट अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन? अगेन दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, तो ये खुद को एडजस्ट नहीं करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द ड्राइविंग फोर्स। कई बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू नॉर्मल बोलते हैं, ना मुन्ना ना, ठीक है।
काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला म्यू इंटू नॉर्मल होता है। करेक्ट राइट? आइए देखिए, सबसे पहले क्या है, आपके पास यहाँ एक ब्लॉक है। लेट जैसे घर में कोई बहुत हैवी अलमीरा वगैरह हो गई 20 किलो की, ठीक है, 20 नहीं तो 200 किलो ले लो। तो हमारे पास एक अलमीरा है 200 kg की। एनीवन, इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 2000 mg के इक्वल। कोई डाउट? मैंने इस पे फोर्स लगा दी, तो लेट जस्ट से इट won't move until 1000 न्यूटन। जब तक मैं इस पे 1000 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाता तब तक ये मूव नहीं होगा, मान लो। ठीक है, आ जाओ ग्राफ बनाओ। ग्राफ है फ्रिक्शन वर्सेस ड्राइविंग फोर्स। एनीवन, व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स? जो कार ड्राइव कर रही हो, जिस फोर्स की वजह से मोशन आने की कोशिश करे, दैट इज ड्राइविंग फोर्स। ओके, तो यहां पे वापस आइए, देखिए मैंने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाई, फ्रिक्शन कितना आएगा? 0। तो ग्राफ हमारा 0 0 से स्टार्ट होगा। अगेन फ्रिक्शन और ड्राइविंग फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो मैं मैग्नीट्यूड्स में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। अब मैंने इस पे आगे फोर्स लगाई 10 न्यूटन, मूव होगा तो कितनी फोर्स आएगी पीछे? 10 न्यूटन ही, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन मोशन में नहीं आने देता। फिर मैंने फोर्स को 100 कर दिया, मूव होगा? नहीं होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैं यहां फोर्स 1000 से कम लगा रहा हूं तो जो फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन होगा। हाँ भाई, y एक्सिस और x एक्सिस इक्वल है, y इज इक्वल टू x। ग्राफ की शेप क्या होगी? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये एंगल कितना होगा? 45। y इज इक्वल टू mx प्लस c। आई होप मान के चल रहा हूं हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ हमारी कंडीशन आ गई 1000 न्यूटन वाली। ठीक, जब तक मैं 1000 से कम फोर्स लगा रहा हूँ तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू एडजस्ट किए जा रहा है। तो आपने क्या देखा, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल है? ठीक है, ड्राइविंग फोर्स के। तो इसका फॉर्मूला म्यू इंटू नॉर्मल नहीं होता। अब जैसे ही मैंने थोड़ी सी ज्यादा इस पे फोर्स लगाई, ये मूव होने लग गया। तो घर में कभी नेक्स्ट टाइम हैवी बॉक्स मूव करो, जैसे ही वो मूव होने लग जाए आपको कंपैरेटिवली थोड़ी कम फोर्स लगानी पड़ती है, और जैसे ही वो रेस्ट में आ गया आपको फिर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो एक बार अगर कोई चीज मोशन में हो जाए तो आप कोशिश करेंगे चलो जल्दी जल्दी लेके चल पड़े उसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे एक हल्का सा किंक आ रहा है इस टाइप का, फोर्स हल्की सी कम हो रही है और ऐसे जा रही है। सो ये कौन सा फ्रिक्शन? अब काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या है इस पॉइंट पे? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो प्लीज देखिएगा, हाँ भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला ड्राइविंग फोर्स, जितनी फोर्स उसे मूव कर रही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू नॉर्मल, यहां कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के इनटू नॉर्मल। ये फॉर्मूलेज आपके पास होते हैं तीनों से रिलेटेड। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नोट कर लिया? आइए वापस। हाँ तो बच्चों, ये हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कुछ फोर्सेस जो मैकेनिक्स में बार बार यूज होंगी। तो कौन कौन सी फोर्सेस डिस्कस की? वेट, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये चीज हमने देख ली, और ये सारी चीजें मैंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कवर करवा दी। अब हेडिंग डालिए न्यूटन्स सेकंड लॉ।
N/L। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना? तो लीनियर मोमेंटम, चलो ध्यान तो दे रहे हो। द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा नेट एक्सटर्नल फोर्स इज दिस, dp by dt। तो अभी थोड़ी देर न्यूटन के सेकंड लॉ को जल्दी से डिस्कस करते हैं, करें स्टार्ट। आइए ध्यान से देखिए, फोर्स का फॉर्मूला ये है, dp किसके इक्वल होगा? एफ dt। दोनों साइड इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट साइड का तो क्या हो जाएगा? डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम, राइट साइड का इंटीग्रेशन एफ dt। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई, अगर मैं आपको मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दूं तो इसका स्लोप क्या देगा? तो स्लोप का फॉर्मूला dy बाई डी टी, वाई एक्सिस पे p है, x एक्सिस पे t है, तो इसका स्लोप क्या देगा? फोर्स। और अगर मैं ft पूछूं तो ft का एरिया इंटीग्रेशन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम। ओके, ये होता है। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म है विच इज कॉल्ड इम्पल्स, सिंबल आई या जे देख लेना, इट इज अ वेक्टर फॉर्म। इम्पल्स इज एनीवन सडन चेंज इन मोमेंटम। अचानक से अगर मोमेंटम चेंज हो जाए तो उस चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है? ओके, लेट जैसे तुम ताली बजा रहे हो, क्लैपिंग कर रहे हो, तो तुम्हारे हाथ आए, टकराए, एकदम रुक गए, फिर आए हाथ, एकदम टकराए, रुक गए, तो वो क्या है? इम्पल्स। स्लैप, किसी को चपेड़ मार रहे हो, हाथ पूरी स्पीड से आया, उसके गाल से टकराया, गाल स्ट्रांग है तो हाथ पे दर्द होगा, ठीक है? तो वो भी क्या है? इम्पल्स। क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल तुम्हारी तरफ आ रही है, तुमने बॉल को हिट किया, बॉल एकदम से वापस से बॉलर की तरफ जा रही है टकराने के बाद, ये भी क्या है? इम्पल्स। सडन चेंज इन मोमेंटम आर इम्पल्स। अचानक से जो मोमेंटम चेंज होता है उसे इम्पल्स कहते हैं। लेट जस्ट से एक सास बहू के सीरियल में बहू ऊपर छत से गिर गई, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये इम्पल्स एक्शन होना चाहिए जब वो फ्लोर से टकराएगी, लेकिन क्या होता है? घूमता ना 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 ये वाली चीजें होंगी, वो नीचे जा रही होगी, फिर हीरो कहीं दूसरे देश में बैठा होगा, फ्लाइट बुक करेगा, आएगा, उसे कैच कर लेगा। तो आई थिंक वो चीजें इंपल्स में नहीं आती, वहां मोमेंटम चेंज होगा लेकिन वो मोमेंटम का चेंज बहुत स्लो है, तो उसे सडन नहीं कहेंगे। डाउट किसी को? तो ये चीजें हमारे पास हो गई इम्पल्स, ठीक। द नेक्स्ट टर्म इज इक्विलिब्रियम। किसी को प्रॉब्लम हो इक्विलिब्रियम से? एनीवन? इक्विलिब्रियम सुना है? नेट फोर्स अगर जीरो होगी तो हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में। उसके बाद मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। आई होप ये कुछ बेसिक सी चीजें पता हो। अब एक बार देखिए, चेंज करो। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, और पी क्या है? एम बी। एम क्या है? मास ऑफ सिस्टम, और वी क्या हो सकता है? सेंटर ऑफ मास। अगर मल्टीपल पार्टिकल्स हैं आपके पास तो उनका सेंटर ऑफ मास लेना पड़ सकता है, और सिस्टम का मास। सिंगल पार्टिकल है तो कोई लफड़ा नहीं। हाँ भाई, तो आप लोगों ने सुना होगा फोर्स इज इक्वल टू एम ए, हमेशा वैलिड है? काइंड ऑफ हाँ भी और नहीं भी, कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए, सबसे पहले एम कांस्टेंट हो सकता है, वी कांस्टेंट हो सकता है, दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं, और कोई भी नहीं हो सकता। कितने केस बने? 4। आइए तो एक बार जरा जल्दी से 4 केसेस देख लीजिए यहीं पे। पहला केस, बोथ कांस्टेंट, ना मास चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा,
तो मैं कह सकता हूं मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। एनीवन? तो एक सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है, एक सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। बताइए फोर्स कितनी होगी? हिंट दे रहा हूं, तुम्हारे मार्क्स 0। शाबाश, जल्दी समझ जाते हो। ठीक है, तो नेट फोर्स यहां कितनी होगी? 0। तो इसे उल्टा भी बोल सकते हो, अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एंड कांस्टेंट रहना इन फिजिक्स इज कॉल्ड कंजर्वेशन। सो अगर कहीं आपसे बोले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे नेट फोर्स 0 है या नहीं। नेट फोर्स 0 होगी तो आप लगा दोगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट। फिर दूसरे केस में आइए, दूसरे केस में सिर्फ मास कांस्टेंट है। हाँ भाई, फोर्स का फॉर्मूला मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीजों को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लो, तो फॉर्मूला बनेगा m dv by dt। dv by dt क्या होता है? मा। तो फोर्स m में होती है, फोर्स मा होती है। आई होप आपको पता हो। ठीक, तो वो इस केस में लग रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, रोटेशनल चैप्टर तक जितना मास ले लिया उतना ले लिया। ठीक है, बॉडी की शेप हम चेंज नहीं करते, इवन ग्रेविटेशन में भी शेप चेंज नहीं करते, लेकिन सॉलिड्स वाले चैप्टर में फोर्स क्या कर देती है? बॉडीज की शेप चेंज कर देती है, स्ट्रेस स्ट्रेन कुछ याद हो तो। ठीक है, तो हमें कभी ये ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि फोर्स इज इक्वल टू एम में हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ मासेस कांस्टेंट होते हैं, इसलिए सोचना नहीं पड़ रहा। फिर नेक्स्ट केस, मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बाहर हो जाएगी, v dm by dt। लेट जस्ट से एक बस जा रही है आराम की स्पीड से, आराम आराम से, उसमें पैसेंजर चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, बस की स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन इंजन को जो फोर्स लगानी पड़ रही है वो चेंज होगी। ठीक, लेट जैसे मैं आपसे कहूँ 5 किलोमीटर की स्पीड से चलो, कभी आप किसी बच्चे को उठा रहे हो, कभी किसी सुमो पहलवान को उठा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, हर केस में स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन रेट ऑफ मास ठीक है अलग अलग है। एक ट्रेन चल रही है मालगाड़ी टाइप, पीछे कंटेनर खुले पड़े हैं, बारिश होने लग गई तो कंटेनर्स का वेट चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, एक ट्रैक्टर पानी से भरा हुआ जा रहा है ट्रॉली के साथ, आई होप तुम्हें आइडिया हो, तुमने पीछे से नलका खोल दिया, क्योंकि सिविक सेंस नहीं है तुम लोगों में तो अब उसका मास क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। बात आई समझ? एक एरोप्लेन है, कार्गो शिप लेके जा रही है, सॉरी कार्गो लेके जा रही है, कार्गो शिप में क्या होगा अगर वो सामान गिराने लग जाए? तो मास वेरिएबल हो जाएगा। तो बहुत सारे केसेस होते हैं। तो ये वाला केस हम किस में लगाते हैं? मेनली होस पाइप में, किसी पाइप से पानी वगैरह निकल रहा है, या फिर रॉकेट प्रपोजल में। आई होप आपको पता हो, रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो गैसेस नीचे मूव करेंगी, रॉकेट हल्का होता रहेगा, तो हल्के होने से चीजें ऊपर जाती हैं। ओके, डेंसिटी डिफरेंस। एंड फाइनल केस, एनीवन? फाइनल केस बताइए, दोनों ही वेरिएबल हो, बोथ वेरिएबल। हेल्प, दोनों वेरिएबल है, फोर्स कितनी होगी? m dv by dt, आई होप प्रोडक्ट रूल याद हो, प्लस v dm by dt। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 4 केसेस हो गए। इस केस पे आज तक मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन देखा है, एक फोर्स फ्री स्पेस है जिसमें एक सैटेलाइट मूव करती हुई डस्ट को चिपका रही। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फोर्स 0 थी और एक्सेलरेशन पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीट होता देखा, इस पे और कोई नया क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। ठीक है, प्रीवियस ईयर वगैरह में, बाकी बुक्स वगैरह में मिल सकते हैं। तो आई होप ये चीजें याद रह जाएं आपको। नेक्स्ट, अब हम न्यूटन की ये जो सेकंड इक्वेशन है इसे अप्लाई करना सीखते हैं। आ जाओ देखो जल्दी से। आपके पास क्या है? यहाँ एक मास है m1, यहाँ एक मास है m2, मैंने यहाँ फोर्स लगा दी F1, यहाँ फोर्स लगा दी F2। बताओ जल्दी से एक्सेलरेशन कितना होगा? तो बच्चों कोई मास चेंज हो रहा है यहाँ पे? तो नेट फोर्स m है, मैं सीधा लगा सकता हूँ,
वैसे तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है नेट फोर्स dp बाई dt होता है, लेकिन अगर मास कांस्टेंट है तो नेट फोर्स को m में कह सकते हैं। अब आ जाओ, तुमने इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स सुना होगा, सुना है? तुमने फिजिक्स एक वर्ड होता है सुना होगा, बस इतना ही बहुत है, छोड़ो उसे। हाँ भाई, मैं दो मासेस को दो फोर्सेस से पुल कर रहा हूं, रोप टाइट हो गई, टेंशन की डायरेक्शन बताइए, इस पे इस साइड है ना, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम बॉडी, तो टेंशन ऐसे होगी, सेम रोप सेम टेंशन। अभी के लिए ये रूल याद रखो, आगे रोटेशनल में थोड़े से चेंजेस कर देंगे इसमें। सबसे पहले कौन सी फोर्स बड़ी है, F1 F2? नहीं पता, नहीं पता, किसी एक फोर्स को बड़ा मान लो एंड दिस विल बी आवर एक्सेलरेशन। अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो एक वेक्टर नेगेटिव है, क्या मतलब हुआ? डायरेक्शन अपोजिटली है, वेक्टर्स नेगेटिव नहीं होते, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, मैं आपसे कह रहा हूं बस इसे देखो, इसे, तो इस ब्लॉक पे फोर्सेस बताइए, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, नॉर्मल mg क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस ये फोर्सेस बची। तो क्या मैं कह सकता हूं F इज इक्वल टू एम ए, या कुछ गड़बड़ किया मैंने? गड़बड़ किया, तो यहां मैंने कुछ प्रॉब्लम की है, दोबारा देखो, नेट फोर्स एम में लगाओ, तो बताओ एक F2 एक T, कौन सी बड़ी है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी को बड़ा मान के चलो, तो F2 माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल, ना टेंशन पता ना एक्सेलरेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन चाहिए। इस पे आइए, इसको देखिए, इक्वेशंस बताइए, T माइनस, ठीक, F1 इज इक्वल टू M1A, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आई होप सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बस यही फोर्सेस हो, बीच में टेंशन और साइडों में फोर्स, वर्टिकल में हो गया तो mg आ जाएगा, उस पे नहीं, मैं एक शॉर्टकट लिखवा रहा हूं। अगर ऐसे केस में आपसे टेंशन पूछी जाए तो फॉर्मूला होगा फर्स्ट फोर्स सेकंड मास प्लस सेकंड फोर्स फर्स्ट मास अपॉन टोटल मास। नींद आ रही है बच्ची? कोई बात नहीं, इट्स ओके, समझता हूँ, एक तो पहला लेक्चर, ऊपर से बारिश की वजह से ठंडी ज्यादा है आज, ठीक है, सुबह सुबह उठने का भी मन नहीं किया होगा, लेकिन तुम लोग फिर भी क्लास में पहुंचे हो, प्राउड ऑफ यू। जो नींद से लड़ गया वो दुनिया से लड़ गया, वो अपने करियर से लड़ गया, या हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स ने चप्पल मार के उठाया हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी सीन हो सकता है, बट थैंक यू आने के लिए। हाँ भाई, तो टेंशन हमारे पास इतनी होगी, किसको प्रॉब्लम? एक्सेलरेशन m2 माइनस m1, शाबाश, तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। तो आपको क्या करना है, हर सिस्टम पे, हर चीज पे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए लगाना है, याद रह जाएगा। आइए दूसरा केस करते हैं, ये वाला केस प्लीज आप ट्राई कीजिए। आपके पास क्या है, यहां एक पुल्ली है, ठीक, इस साइड मास है m1, इस साइड मास है m2, आगे मैं सॉल्व करवा दूंगा, प्लीज इस पे फोर्सेस दिखा दीजिए, जो जो फोर्सेस आपको लग रहा है सिस्टम पे एक्ट कर रही हैं वो दिखा दो। अगर नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा डायग्राम मिल जाए तो प्लीज याद रखना, दिस इज कॉल्ड एटवुड्स मशीन। एटवुड्स मशीन होता है ये, इसके क्वेश्चन काफी कॉमन है पेपरों में, प्लीज ट्राई करो। डिराइव कर बालक, आंसर रटे हुए हैं तेरे, ठीक है, कोई नहीं, बाकी लोग डिराइव करो प्लीज।
बस फोर्सेस दिखा दो। तो में से कई बच्चे टेंशन नहीं ले रहे हैं, गलत बात है, थोड़ी बहुत टेंशन ले लेनी चाहिए। हाँ भाई, रोप टाइट होगी, अगर रोप टाइट है देयर विल बी टेंशन, अगर रोप ढीली है, स्लैक है, लूज है, तो टेंशन नहीं होगी। आओ हेल्प करवाओ, डेटा दिखाओ। तो फोर्सेस क्या होंगे इस पे, m1g, इस पे m2g, दो फोर्स ये यहां और यहां, टेंशन सेम रोप सेम टेंशन। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इस पे नेट फोर्स m में लगवाओ, इस पे नेट फोर्स m में लगवाओ। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहां से जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2, और टेंशन कितनी आएगी, ये आंसर आपको रटे हुए होने चाहिए। मैं नहीं चाहता पेपर में बैठ के डिराइव करो, बाकी और कोई नया क्वेश्चन आ गया तो उसे डिराइव करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई डेरिवेशन की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, करें आगे। ओके, नेक्स्ट N3L, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Newton's third law of motion. To every action there is equal and opposite reaction. आगे जाना है तो पीछे चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, एक कबूतर के सामने बिल्ली आ गई, कबूतर ने आंखें बंद कर ली, उसने बोला मैं बिल्ली को नहीं देख सकता, तो बिल्ली मुझे नहीं देख सकती। तो ये सारे क्या हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ। लास्ट वाला नहीं है प्लीज, कभी उसे मान लो। ठीक, तुम किसी चीज को फेंकोगे तो वो चीज तुम्हें फेंकेगी। तो घुमा फिरा के अगर आपने एक्शन लगाया है तो आपको उसका रिएक्शन झेलना पड़ेगा, ये न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक, प्लीज देखिएगा, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा एक स्टिमुलाई होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। तो पहले रिस्पॉन्स आता है, बाद में स्टिमुलाई, है ना। शाबाश, पहले स्टिमुलाई आएगा, पहले आपको कुछ चीज करनी पड़ेगी, जैसे आपके भाई बहन कुछ खा रहे हैं, आपने छीन लिया, ये स्टिमुलाई है। उसका रिस्पॉन्स मुक्के आ सकते हैं, चप्पलें आ सकती है पेरेंट्स वगैरह के, कुछ भी हो सकता है। तो हर स्टिमुलाई का एक रिस्पॉन्स होता है। ठीक, खाली पेट टैबलेट खाओगे तो रिएक्शन होगा, कुछ सुना होगा आपने, वहां रिएक्शन वर्ड बहुत यूज होता है। तो पहले एक्ट होता है, उसके बाद रिएक्ट होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इनके नाम गलत पड़े हुए हैं। एक्शन एंड रिएक्शन जो हैं वो साइमल्टेनियसली ऑकर होती हैं। रिएक्शन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली, ये नहीं है कि पहले एक्शन वाली फोर्स आएगी फिर रिएक्शन वाली फोर्स आएगी, यूनिवर्स की ऐसी तैसी हो जाती है, ऐसे होता है, दोनों साथ आती है, याद रह जाएगा। दूसरी चीज, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज सिमिलर टाइप ऑफ फोर्सेस। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर तुमने बता दिया तो थोड़ा सा दिमाग मान लूंगा, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट डबल हो जाएगी जीरो से। आओ वापस, आपके पास एक मास है, इस मास पे नीचे फोर्स लगी mg। तो न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, एवरी रिएक्शन हैज एक्शन। आप इसे एक्शन या रिएक्शन कुछ भी मान सकते हो, लेट जस्ट से ये एक्शन है, तो इसकी रिएक्शन फोर्स कौन सी होगी, ये चीज आपने गलत बोली। एक्शन अगर mg है तो रिएक्शन भी mg होना चाहिए। हर बार नॉर्मल और mg इक्वल नहीं होते, ये चीज आप आगे एक्सेलरेटेड मोशन में देख लेंगे। तो दोबारा देखते हैं इसे। ठीक है, ये हमारे पास एक मास है, इस मास को किसने अट्रैक्ट किया, अर्थ ने। तो अर्थ ने इस पे फोर्स लगाई mg, ये एक्शन हो गया। तो ये क्या करेगा, ये अर्थ पे फोर्स लगाएगा, कितनी, mg। तो ये अगर एक्शन है तो ये क्या हुआ,
रिएक्शन है। अब यहां देखो, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक को मैंने ग्राउंड पे रख दिया। तो जैसे ही मैंने इसे ग्राउंड पे रखा, इसने ग्राउंड को पुश किया, इसने ग्राउंड पे धक्का मारा, इसने ग्राउंड पे नॉर्मल लगाया। तो ग्राउंड क्या करेगा, ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगाएगा। तो नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल ही होगा, एमजी नहीं होगा। ये अलग बात है, नॉर्मल एमजी के इक्वल हो सकता है, सिर्फ इक्वल होना उसे एक्शन रिएक्शन नहीं बनाता। एक्शन रिएक्शन शुड बी सिमिलर टाइप ऑफ फोर्सेस। अब यहां देखो, यहां एक ब्लॉक है, आपने ब्लॉक को आगे फेंक दिया रफ सरफेस पे, तो ब्लॉक पे पीछे लगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन का रिएक्शन क्या है, एनीवन? हिंट दे रहा हूं, फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन ही होगा। तो कभी अगर तुम नॉर्मल सैंड पे घसीटते हुए गए हो तो तुमने देखा होगा सैंड आगे होती है। तो ग्राउंड ने तुम पे पीछे फोर्स लगाई, तो तुम ग्राउंड पे आगे फोर्स लगा रहे हो। ये एक्शन रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चार्जेस की बात करते हैं। मेरे पास अनलाइक चार्जेस है, इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगाई, तो ये क्या करेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, अपोजिट है, कैंसल आउट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक ही बॉडी पे नहीं लग रहा। जैसे मैं आपसे कहूं, आपके पास ये एक मास है, मैंने फोर्स लगाई F, फोर्स लगाई F, नेट फोर्स कितनी है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है एक्शन एंड रिएक्शन एक दूसरे को कैंसल आउट क्यों नहीं करते? कैसे कर सकती है? ये फोर्स इस पे लग रही है, ये फोर्स इस पे लग रही है, एक्शन एंड रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पे लगती है, एक ही बॉडी पे लगती तो कैंसल आउट होती। आपने दीवार को मुक्का मारा, सो दीवार आपको मुक्का मार रही है, दर्द तो होगा ना, पॉइंट वही है। तो ये है एक्शन एंड रिएक्शन, याद रह जाएगा। ज्यादा हो गया, नहीं हुआ, राहत की सांस लो। अब फतेह अली खां की भी सांस लो, अब दोनों की सांस वापस कर दो। नेक्स्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एनी आइडियाज? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेट जस्ट से तुमने पढ़ाई छोड़ के स्टॉकिंग शुरू कर दी, प्रॉपर स्टॉकिंग। इट्स लाइक तुमने अपना स्पाई बिजनेस चला लिया, गवर्नमेंट के लिए रॉ एजेंट बन गए, ठीक? तो तुम जिस भी चीज को देख रहे हो, तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है? कभी अगर तुमने मूवी वगैरह की शूटिंग होती हुई देखी हो, या पुराने डायरेक्टर्स को देखा हो, पुरानी मूवी देखी हुई हो, तो वो हमेशा ऐसे देखते हैं, ऐसे। क्यों ऐसे देखते हैं, कोई आइडिया है? वो बस ये देखते हैं कि कितनी चीज कट करनी है, क्लिप आउट करनी है, और कितनी नहीं करनी। यानी सबको टीवी तो रेक्टेंगल ही दिखाई देगा ना, तो रेक्टेंगल पे स्क्रीन कैसे दिखाई देगी, ठीक है? वो इससे एक आइडिया लेते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, आजकल सारे डायरेक्टर बने हुए हो, फोटो खींची, क्रॉप आउट किया, तो दिस वन इज क्रॉपिंग। तो फ्रेम, आई होप सबको पता हो, फोटो फ्रेम, ठीक है? फ्रेम में कितना पोर्शन आना चाहिए, फ्रेम में क्या दिखना चाहिए, ये हमारा, ठीक है, काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है। जैसे आपने एक साथ काफी सारे कैमरे ऑन कर दिया अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन आप किसी एक ही कैमरे से देख रहे हो, एक ही कैमरे से रेफर कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है एग्जैक्टली, ऑब्जर्वर कहाँ है, ठीक? ऑब्जर्वर जहां से देखेगा वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, ठीक? तो लेट जस्ट से, ठीक है, एक बार शूटिंग स्टार्ट हो गई, वो वाली नहीं, मूवी की शूटिंग, ठीक? तो लोग देखने आ गए कि हाँ भाई, वैन के अंदर कौन बैठा है, हीरो सेलिब्रिटी कौन है, ठीक है? सेलिब्रिटी को देखने आ गए, कोई यहाँ से देख रहा है, कोई यहाँ से देख रहा है, किसी ने बलून हायर कर लिए, ठीक, वो वाला यहाँ से देख रहा है, ठीक, कोई एरोप्लेन से जा रहा है, वो यहाँ से देख रहा है। तो ये सारे क्या हैं, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है? सबका डेटा अलग अलग आ सकता है, ठीक? जो यहाँ से देख रहा है वो कहेगा हीरो हीरोइन की हाइट तो बहुत छोटी है,
जो बिल्कुल यहां से देख रहा है कि हाँ भाई नहीं ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। आंसर अलग अलग आ सकता है डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सारे वेट कर रहे हैं हीरो हीरोइंस के। लास्ट में चंकी पांडे जब निकल के आया, नहीं आइडिया कोई भी, कोई और एक्टर, कोई फेवरेट एक्टर आप लोगों का, एक्ट्रेस, एनीवन, कोई भी, बीबी के वाइन वाला, पता नहीं। लेट जस्ट से फाइनली ढिंचक पूजा आ गई सबकी फेवरेट ठीक है, तो आपका डेटा अलग अलग आ सकता है, लेकिन ये काफी अलग चीजें हो जाती हैं। ठीक है, हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हमें बस दो ही चीजें डिस्कस करनी है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए, तो सबसे पहले है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आओ वापस देखो, सबसे पहली चीज यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक। ऑब्जर्वर कहां है? ग्राउंड पे। ग्राउंड मूव करेगा? प्लीज देख लेना, फिजिक्स में ग्राउंड मूव नहीं करता, अर्थ मूव करती। ठीक है, ग्राउंड एक छोटा सा पार्ट हो गया, वो हमें मूविंग नहीं लगता है। तो हम ग्राउंड का एक्सेलरेशन क्या लेते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड 0। लेकिन अर्थ रोटेटिंग है, और अगर कोई भी चीज रोटेट कर रही है तो उसके पास क्या होगा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम, ये चीज थोड़ी देख लेना। तो क्या ये पर्सन एक्सेलरेट कर रहा है? नहीं, तो हम क्या कहेंगे, ये पर्सन कौन से फ्रेम में है? इनर्शियल फ्रेम में। यहां आइए, ये हमारे पास अर्थ है, यहां एक पर्सन है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के पास सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जर्वर भी कौन से फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर अगर 0 नहीं है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर 0 है तो वो इनर्शियल फ्रेम है। ऑब्जर्वर का हमेशा रेस्ट में होना जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगेन वही बस हो गई, बस आगे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसमें ऑब्जर्वर बैठा है, कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। तो यहां पे बात आती है ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर जिस भी गाड़ी में है उसमें एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, इसमें ऑल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड। इसमें न्यूटन के सारे लॉज वैलिड है, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, एनएलएम इनवैलिड हो जाता है। एग्जाम्पल, लेट जस्ट से आपको पता है एक चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर घर में कोई चीज गिर गई वो भी रात के 12 से 3 के बीच में तो आप क्या सोचोगे? अपने आप गिरी है तो ऑफ कोर्स सबके दिमाग में वही थॉट आएगा, लेकिन लेट्स नॉट टेक द नेम कौन है, ठीक। लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी फिजिक्स लगा लेंगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा होगा, थोड़ा बहुत गिर गया होगा हवा वगैरह से। चोर, आपके दिमाग में चोर आया? ठीक है, शाबाश बच्चे, काफी ठीक है, रीजन वाले पर्सन हो। तो यहां पे देखिए कंट्रोल, हमें पता है अगर कोई चीज मूव करेगी तो उसे किसी ने मूव करवाया है। अब एक पर्सन है, बस में बैठा है, और उसे नहीं पता वो बस में बैठा है क्योंकि वो बेबस है, और आपने बस को कंप्लीटली सील कर रखा है, उसे बाहर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक पर्सन के सामने, ठीक है, एक बॉल रखी है और इसे बाहर का कोई आइडिया नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। यहाँ एक बॉल है, ये बस अचानक से चल पड़ी, पर्सन तो लाइट जैसे इसे बोल्टेड कर रखा है, बांध के रख रखा है, बॉल कहां जाएगी? पीछे। इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस बॉल पे किसी ने फोर्स लगाई? बताओ, नहीं, लेकिन ये फिर भी पीछे आई। तो यहाँ न्यूटन के फर्स्ट लॉ की ऐसी तैसी होगी कि एक बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई फोर्स नहीं लगी, लेकिन इस पे फोर्स नहीं लगी और ये मोशन में आ गए, इसलिए न्यूटन के लॉ क्या हो गए? इनवैलिड। लेकिन आपको पता है ये क्यों मोशन में आई? अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ये तो रुकी रही, बस चल पड़ी।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से मोशन में आई। इसके गाने बने हुए हैं, मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी, ये सारे कुछ नॉन इनर्शियल फ्रेम वगैरह ही थे, या पता नहीं ऑब्जर्वर ने भांग फूक रखी थी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसे कैसे वैलिड करवाएं? ठीक, अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड करवाने हैं तो आपको सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। जिस साइड में आपका फ्रेम जा रहा है, ऑब्जर्वर या फ्रेम, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है। अब देखो गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, गाड़ी के एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में मैं अगर इस पे एक फोर्स लगा दूं एम में, ये फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी, तो क्या होगा, न्यूटन के लॉ वैलिड हो जाएंगे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको एक सूडो फोर्स लगानी पड़ती है। ओके, मुझे पता है आपको इस एग्जांपल से समझ नहीं आया होगा, सो स्टे ट्यून्ड। नॉन इनर्शियल फ्रेम के एग्जांपल्स कल करेंगे, ठीक है।